बायोफ्यूल्स क्या होते हैं इस पर मैं बात कर चुका हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ में वहाँ पर मैंने बायोफ्यूल्स की जो अलग अलग जेनरेशन्स होती हैं उन पर भी बात की थी। आज हम जानेंगे क्या होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल यानी कि प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन। इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर करंट में सबसे आसान है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को बनाना, तो बेसिकली जो सरकारें इसी का यूज़ कर रही हैं। अब धीरे धीरे स्विच किया जा रहा है सेकेंड जनरेशन में। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में, क्या क्या बायोफ्यूल शामिल हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते क्या हैं। ऐसे बायोफ्यूल जो उन फसलों का यूज करके, उन क्रॉप्स का यूज करके बनाया जाए, ठीक है ना, जो बेसिकली खाने के लिए काम आती हैं, उसे ही बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। जैसे गन्ना, मक्का, सनफ्लावर, सूरजमुखी। अगर इनका यूज करके आप कोई बायोफ्यूल बनाओगे, ठीक है ना, जैव ईंधन बनाओगे, तो उसे ही बोलेंगे बायोफ्यूल, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है कि अगर फसलों का यूज करके अगर जैव ईंधन बनाते हो और तो उसे ही बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल refers to the biofuel that are produced from crops and agricultural feedstock, ठीक है ना, यही बात लिखी है, जो फसलों से यूज करके बनाया जाता है। The main types of first generation biofuels include ethanol, biodiesel and vegetable oil। ये क्या है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अब हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। एथेनॉल के बारे में पहले समझ लेते हैं। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग क्रॉप्स, ठीक है ना। ये किण्वन किया जाता है फसलों का। कौन सी फसलों का? मक्के का, गन्ने का या गेहूं का, ठीक है ना। इनका यूज करके अगर हम बायोफ्यूल बनाते हैं तो वो बनता है हमारा एथेनॉल। इसका यूज कहाँ होता है? एज ए पेट्रोल में इसको मिला सकते हो। इट इज यूज्ड एज ए गैसोलीन एडिटिव, ठीक है ना। पेट्रोल के साथ आप एथेनॉल मिला सकते हो। तो फायदा क्या होगा? उसका ऑक्टेन लेवल बढ़ जाएगा। जब ऑक्टेन लेवल बढ़ जाएगा तो प्रदूषण कम फैलाएंगे गाड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा इसको एज ए स्टैंड एलोन फ्यूल भी यूज कर सकते हो, यानी कि आप पेट्रोल ना मिलाओ, सीधे एथेनॉल लो, यानी कि इस बायो फ्यूल को लो, सीधे गाड़ियों में डाल सकते हो। लेकिन इन गाड़ियों में आप नहीं डाल पाओगे। स्पेशली डिजाइन अगर की जाए गाड़ियां जो एथेनॉल के लिए डिजाइन की गई हों, तो इसको एज ए स्टैंड एलोन फ्यूल भी यूज किया जा सकता है, यानी बिना किसी और के साथ मिलाए। और वो जो प्योरिटी होगी ना, उसकी जो मैक्सिमम प्योरिटी होती है, उसको बोलते हैं E85। यानी E85 एथेनॉल को सीधे यूज किया जा सकता है गाड़ियों में, उन गाड़ियों में जो डिजाइंड है किसके लिए? एथेनॉल से चलने के लिए। ओके, आगे समझते हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल कैसे बनाया जाता है? वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट जो होता है, उसको जब रिएक्ट किया जाता है एल्कोहल के साथ में, ठीक है ना, तो बनता है हमारा बायोडीजल, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज्ड एज ए डीजल फ्यूल एडिटिव। इसको कहाँ मिलाया जाए? इसको डीजल इसलिए बोल रहे हैं कि इसको डीजल के साथ यूज किया जाता है, ठीक है ना। और वहाँ भी एमिशन जो होता है, उत्सर्जन होता है प्रदूषकों का, वो कम हो जाता है। यहाँ भी क्या होता है? एज ए स्टैंड एलोन फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर उस ईंधन को क्या बोलेंगे? उस बायोडीजल को क्या बोलेंगे? B100 बायोडीजल को सीधे यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, बिना डीजल मिलाए डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इन गाड़ियों में नहीं, उन गाड़ियों में जो स्पेशली डिजाइन की गई हैं बायोडीजल से चलने के लिए। वेजिटेबल ऑयल, देखो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका भी यूज किया जा सकता है एज ए बायोफ्यूल। वेजिटेबल ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन डीजल इंजन्स, ठीक है ना, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ऐसा माना जाता है उसको बिना मॉडिफिकेशन के भी आप यूज कर सकते हो वेजिटेबल ऑयल का। लेकिन ये कहाँ से बनाया जाएगा? सोयाबीन, पॉम या रेप सीड, ठीक है ना। इन सब का, अगर सोयाबीन का तेल है उससे भी आप यूज कर सकते हो, किसमें? डीजल इंजन्स में। लेकिन समस्या क्या होती है कि इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। अगर आप डीजल इंजन में डायरेक्टली यूज़ कर लिया तो आपका इंजन खराब हो जाएगा, इंजन क्लॉगिंग, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस डाउन कर जाएगी, धीरे धीरे वो खराब भी हो जाएगा। साथ में एमिशन भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो बायोडीजल हैं और कौन सा एथेनॉल है वो बेटर ऑप्शंस थे, लेकिन ये भी एक टाइप है किसका? बायोफ्यूल का। आगे हम समझते हैं एडवांटेज। एडवांटेज पहला है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। आप कच्चा तेल विदेशों से मंगाते हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब कम मंगाना पड़ेगा डीजल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अब साथ में बायोफ्यूल का यूज कर रहे हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फसलों से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और फसलें कैसे हैं? रिन्यूएबल हैं, नवीकरणीय, हर साल उगाई जा सकती हैं, ठीक है ना, तो कभी खत्म होने का भी डर नहीं रहेगा। तीसरा, दे कैन हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जैसे आपको बताया एथेनॉल वगैरह में क्या होता है, जब ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है पेट्रोल का तो एमिशन भी कम हो जाता है। तो इसका फायदा है कि ये भी होता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो जाएगा धीरे धीरे।
लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज इफ क्रॉप्स आर ग्रोन स्पेशली फॉर बायोफ्यूल इंस्टेड ऑफ फूड। मीन्स भारत जैसे अगर आप देश में देखो तो यहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ये खाने की कमी बनी रहती है। मतलब खाना कमी नहीं है लेकिन फिर भी एक है, काफ़ी हैवी डिमांड है। अगर आप इन्हीं खेतों में आप बायोफ्यूल के लिए फसलें उगाने लगे तो फिर क्या होगा, लैंड यूज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पता चला हर जगह गन्ना ही गन्ना उगाया जा रहा है, हर जगह सोयाबीन ही सोयाबीन उगाया जा रहा है, क्योंकि बायोफ्यूल में कीमत अच्छी मिल रही है, ठीक है ना। और जहाँ पर जंगल हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि अब किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये जो बाग है हमारा, ठीक है ना, बगीचा है, इसका क्या फ़ायदा है, इतना पैसे तो देता नहीं है। अगर हम यहाँ बायोडीजल उगाएंगे, ठीक है ना, जेट्रोफा वगैरह उगाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, जंगल काटे जा सकते हैं। दे कैन कम्पीट विथ फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब उस जिस गन्ने से चीनी बनाई जाती थी, ठीक है ना, अब हो सकता है उससे क्या बनाए जाने लगे, ये सब, ठीक है ना, बायोफ्यूल्स बनाए जाने लगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है ना, हो सकता है फूड प्राइसेस बढ़ने लगे, चीनी महंगी होने लगेगी, क्योंकि उसी चीनी का यूज करके, उसी गन्ने का यूज करके अब क्या बनाया जाने लगा है, बायोफ्यूल, ठीक है ना। सो दे कैन कम्पीट विथ फूड प्रोडक्शन। दे मे हैव लिमिटेड पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो ऐसा तो नहीं है कि बायोफ्यूल ग्रीन हाउस गैस को इमिट नहीं करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें पोटेंशियल नहीं होता है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे। बस इतना है कि आपको फॉसिल फ्यूल में निर्भरता कम हो जाएगी, समझिए ना, जीवाश्म ईंधन में जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ओके, और जीवाश्म ईंधन खत्म होने वाला है, ऐसा माना जाता है कुछ सालों में खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर क्या किया जाएगा, फिर यहाँ तो आना पड़ेगा ना। और ये कैसा है, रिन्यूएबल है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे आप समझ लो, it is worth noting that first generation biofuels are generally considered to be less sustainable than a second and third generation biofuel। इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का। उसका रीजन ही यही है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बनाए जाते हैं फूड स्टॉक से, ठीक है ना, उन फसलों से जो खाने के लिए यूज हो रही हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड जनरेशन कैसे यूज होते हैं, नॉन फूड स्टॉक से, ठीक है ना। फसल में जैसे मान लो गेहूं का पेड़ था तो गेहूं हमने निकाल लिया और वो खाने के लिए हो गया, लेकिन बाकी पेड़ से हमने बायोफ्यूल बना लिया। अगर फर्स्ट जनरेशन होगा तो इस पूरे गेहूं से हम क्या बनाएंगे, बायोफ्यूल, ठीक है ना। तो इससे गेहूं की सप्लाई कम हो सकती है। जबकि सेकंड जनरेशन में क्या होगा, गेहूं का गेहूं मिल रहा है, साथ में जो नीचे का जो हिस्सा है उससे हमने बायोफ्यूल बना लेंगे, ठीक है ना। सो सेकेंड और थर्ड जनरेशन में कुछ बेनिफिट्स हमारे ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे हर एक जो गवर्नमेंट्स हैं वो फोकस कर रही हैं कहाँ पर, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के लिए, ठीक है।